आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब LSE में जो साल गुजरे और खासकर वो वाकया जब उनकी डॉक्टरेट थीसिस को रिजेक्ट कर दिया गया था। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो नोट्स है, वो बाबा साहेब के जीवन के इस मुश्किल लेकिन बहुत अहम मोड़ पर रोशनी डालते हैं कि कैसे उन्होंने एक बड़े अकादमिक झटके का सामना किया और कैसे उस तजुर्बे ने न सिर्फ उनके इरादे को मजबूत किया बल्कि उनके सोचने के तरीके को भी एक नई शक्ल दी। तो चलिए समझते हैं इस सफर को, कैसे एक नामी इंस्टीट्यूट की अस्वीकृति भारत के आर्थिक चिंतन के लिए एक मील का पत्थर बन गई। हम देखेंगे कि इस अनुभव ने सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर को ही नहीं बल्कि भारत की आने वाली आर्थिक नीतियों की दिशा को कैसे प्रभावित किया है। शुरुआत करते हैं उस पल से। जरा सोचिए, अब दुनिया के टॉप संस्थानों में से एक LSE में है। आपने सालों की मेहनत से एक थीसिस तैयार की है और उसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। झटका नहीं था, ये समझना जरूरी है। उस समय देखिए, उनकी जो बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप थी वो खत्म हो चुकी थी। पैसे की तंगी वो इतनी ज्यादा थी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। लंदन जैसे शहर में आप सोचिए, बिना किसी सपोर्ट के टिके रहना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। ऐसी हालत में हार मान लेना या कम से कम कुछ वक्त के लिए पीछे हट जाना बहुत नॉर्मल होता। लेकिन बाबा साहेब ने ऐसा नहीं किया। क्या उनके लेखों या चिट्ठियों में ऐसा कुछ मिलता है कि उन्होंने इस दोहरी चुनौती को, मतलब अकादमिक रिजेक्शन और भयानक पैसे की तंगी, इसको मेंटली कैसे हैंडल किया? देखिए, सीधे तौर पर शायद इस घटना पर उस वक्त की उनकी मानसिक स्थिति का ब्यौरा ना मिले, लेकिन अगर हम उनके पूरे जीवन का पैटर्न देखें ना, तो एक बात साफ दिखती है। जो बाहरी मुश्किलें थी वो उनके अंदर के इरादे को और पक्का करती थी। उनके लिए ये सिर्फ एक डिग्री का सवाल नहीं था। देखिए, वो ज्ञान को, एजुकेशन को समाज बदलने का एक जरिया मानते थे। शायद यही बड़ी वजह थी कि उन्होंने इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखा बल्कि एक मौके की तरह देखा कि अपने तर्कों को और मजबूत करें, अपनी रिसर्च को और गहरा करें। उनके लिए ये अंत नहीं था बल्कि एक पड़ाव था जहां से आगे का रास्ता और साफ हो रहा था। अच्छा, तो वे भारत लौटे लेकिन एक अधूरे मिशन के साथ। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि उन्होंने हार मानने के बजाय किया क्या फिर? उन्होंने अपनी रिसर्च को और गहरा किया। उनकी थीसिस का टॉपिक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं था। ये सीधे सीधे भारत की आर्थिक आजादी और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा था। भारत लौटकर साधन कम होने के बावजूद उन्होंने इस विषय पर और ज्यादा गहराई से स्टडी शुरू की। हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं सुनने को कि कैसे वो रात रात भर जागकर पढ़ते थे, कई बार तो मोमबत्ती की रोशनी में, क्योंकि शायद बिजली का खर्च उठाना भी मुश्किल था। किताबें वगैरह खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो लाइब्रेरी में घंटों बिताते थे, नोट्स बनाते थे। ये तो सिर्फ इरादे की बात नहीं है, ये उनकी सब्जेक्ट के प्रति पैशन को दिखाता है ना? अगर सिर्फ डिग्री लेनी होती तो शायद रास्ता बदल लेते, लेकिन रुपए की समस्या पर उनका ये जोर, क्या ये सिर्फ एक आकदामिक दिलचस्पी थी या इसका कोई गहरा सामाजिक या पर्सनल कनेक्शन भी था? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया है आपने। इसे सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज की तरह देखना शायद ठीक नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बहुत करीब से देखा था, झेला था। वो समझ रहे थे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, खासकर जो करेंसी सिस्टम है, वो कैसे पावर स्ट्रक्चर को बनाए रखने या बदलने में रोल निभाता है। उनके लिए रुपए का मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दा नहीं था, बल्कि ये सवाल था कि देश के जो संसाधन हैं वो किसके हित में काम कर रहे हैं। क्या पॉलिसीज कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचा रही है या फिर आम जनता को? तो उनका जो शोध था वो इस बड़ी सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई का ही एक इंटेलेक्चुअल मोर्चा था, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो जब वे कुछ साल बाद दोबारा लंदन गए, तब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे बल्कि अपने सब्जेक्ट पर गहरी पकड़ और एक साफ विजन वाले विचारक थे। LSE का माहौल उस समय कैसा था? क्या उनके विचारों को एकेडमिक दुनिया में आसानी से जगह मिल रही थी? LSE उस समय की, जैसा आज है, इंटेलेक्चुअल डिबेट का एक बड़ा सेंटर था। हैरोल्ड लास्की जैसे बड़े विचारक वहां पढ़ा रहे थे। इकोनॉमी पर भी कई अलग अलग सोच थी। जहां तक बाबा साहेब के काम का सवाल है, उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वो उस टाइम की जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो सोच थी, उसको चैलेंज कर रही थी। वो ये तर्क दे रहे थे कि रुपये की कीमत में जो उतार चढ़ाव है
उसकी वजह सिर्फ मार्केट फोर्सेस नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज भी हैं, जो भारत के हितों के बजाय ब्रिटिश एम्पायर के हितों को देख रही थीं। क्या आप उस थीसिस के किसी एक मुख्य तर्क को बिल्कुल आसान शब्दों में समझा सकते हैं, जिसने शायद उस समय थोड़ा विवाद खड़ा किया हो? जरूर। एक मुख्य तर्क था रुपए की जो बाहरी कीमत है, मतलब एक्सचेंज रेट, उसकी स्थिरता को देकर। बाबा साहब का मानना था कि ब्रिटिश सरकार जानबूझकर रुपए की कीमत को पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले एक ऐसे लेवल पर रख रही थी जिससे ब्रिटिश ट्रेड और रूलर्स को फायदा हो, भले ही इससे इंडियन इकोनॉमी और आम लोगों को नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने आंकड़ों और हिस्टोरिकल एनालिसिस से ये साबित करने की कोशिश की कि ये पॉलिसी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डाल रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि भारत को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। अब उस दौर में सोचिए, एक भारतीय का ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की इतनी तीखी और फैक्ट्स पर आधारित आलोचना करना, वो भी लंदन के दिल में, ये यकीनन एक बहुत हिम्मत वाला और चैलेंजिंग कदम था। और फिर उन्होंने वही थीसिस जिसे पहले रिजेक्ट किया गया था दोबारा जमा की। इस बार क्या हुआ? इस बार ना सिर्फ थीसिस एक्सेप्ट हुई, बल्कि उन्हें डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री दी गई, जो पीएचडी से भी ऊंची मानी जाती थी उस समय। ये एक असाधारण कामयाबी थी। वही काम जिसे कुछ साल पहले नाकाफी माना गया था, अब वो गहन शोध और मौलिक सोच के एक उदाहरण के तौर पर स्वीकार किया गया। और ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी। बिल्कुल। ये किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन आगे चलकर आजाद भारत की मॉनेटरी पॉलिसी और भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना के लिए एक वैचारिक नींव बनी। ये सफर वाकई कमाल का है। अस्वीकृति से उठकर उसी टॉपिक पर इतना गहरा काम करना कि वो देश की आर्थिक दशा तय करने में रोल निभाए। हाँ, और ये उनके उस फलसफे को दिखाता है जिसे वो आजीवन विद्यार्थी कहते थे। जैसा उन्होंने कहा भी है, मैं आजीवन विद्यार्थी रहा हूँ। हर रुकावट, हर नाकामी उनके लिए सीखने का एक नया चैप्टर बन जाती थी। ये अकादमिक संघर्ष सिर्फ किताबों और विचारों तक ही नहीं था, ये उस सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ उनकी लड़ाई का ही एक अक्स था, जिसका सामना उन्होंने बचपन से किया था। आप सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल में पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, जिसे क्लास में सबसे पीछे या बाहर बैठने पर मजबूर किया गया हो, वही इंसान दुनिया के बेस्ट संस्थानों से डिग्रियां हासिल कर रहा था और उन पॉलिसीज पर सवाल उठा रहा था जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती थी। उन्होंने वाकई सिखाया कि जब दुनिया आपके लिए दरवाजे बंद करे तो आप अपनी खिड़कियां खुद बना सकते हैं। सही कहा आपने। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जिससे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो। ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और सीखने की ललक हो तो कोई भी नहीं आपको रोक नहीं सकती। और उनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता डेवलप करना है। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, जो व्यक्ति अपनी स्थिति से असंतुष्ट है वही प्रगति कर सकता है। शायद उनकी थीसिस का पहली बार रिजेक्ट होना उसी जरूरी असंतोष का एक कारण बना, जिसने उन्हें और गहराई में जाने, और ज्यादा मेहनत करने और आखिर में एक टाइमलेस काम रचने के लिए प्रेरित किया। वो उस रिजेक्शन से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इसे चैलेंज किया अपने काम से। ये कल्पना करना भी कितना रोमांचक है कि एलएसी की किसी पुरानी फाइल पर शायद रिजेक्टेड की मुहर लगी होगी कभी, और आज वही दस्तावेज भारतीय आर्थिक इतिहास के सबसे जरूरी टेक्स्ट्स में गिना जाता है। इसने साबित किया कि ज्ञान और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, देर सवेर वो अपनी जगह बना ही लेता है। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक डिग्री या किताब की कहानी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, ज्ञान की ताकत का सबूत है। और ये दिखाती है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देना है। लंदन की उस शुरुआती नाकामी ने उन्हें डिगने नहीं दिया, बल्कि उनके अंदर के स्कॉलर को और निखारा। उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि असली ताकत लगातार सीखते रहने और अपने ज्ञान को समाज के लिए इस्तेमाल करने में है। उनकी ये अकादमिक यात्रा उनके सामाजिक न्याय के मिशन का ही एक जरूरी हिस्सा थी। बिल्कुल, उन्होंने मौकों का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्हें खुद तराशा। रास्ते बंद मिले तो नए रास्ते बनाए। जैसा वो कहते थे, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। और उन्होंने अपने ज्ञान, अपने संघर्ष और अपनी अटूट लगन से अपने जीवन को सचमुच महान बनाया। इस एक घटना में उनके पूरे जीवन दर्शन की झलक मिलती है ना? तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर की ये कहानी हमें सिखाती है कि अकादमिक या प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाला रिजेक्शन जरूरी नहीं कि वो अंत हो, बल्कि अगर उसे सही नजरिए से,
पक्के इरादे और लगातार सीखने की इच्छा के साथ लिया जाए तो वो एक ज्यादा शक्तिशाली और सार्थक शुरुआत का दरवाजा खोल सकती है। जी हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान हासिल करने का जो प्रोसेस है वो कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हर रुकावट असल में हमें अपने सब्जेक्ट की गहराई में उतरने, अपनी काबिलियत को फिर से आंकने और शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरने का मौका देती है। डॉक्टर अंबेडकर का एलएससी का अनुभव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शुरुआती अस्वीकृति या विफलता ने किसी व्यक्ति को कुछ अभूतपूर्व करने के लिए प्रेरित किया। जरा सोचिए, ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण आज हमारे सामने जो व्यक्तिगत या पेशेवर चुनौतियां और रुकावटें आती हैं, उनसे निपटने के हमारे अपने तरीकों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगली बार तक इस पर विचार करते रहिए।